नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। बुधवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद की रिहाई का फरमान सुनाया। इसके साथ ही गुरुवार को तकरीबन 10 माह से लाहौर में नज़रबंद हाफिज सईद को रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही आतंकवादियों के इस आका ने कश्मीर की आज़ादी की बात की। गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंबई हमले की फिर से जाँच के लिए कई बार कहा है। साथ ही हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिबंधित जमात के सरगना के सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ यानी करीब 65 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद की नज़रबंदी और 3 महीने बढ़ाने की याचिका बुधवार को पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दी। बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अब्दुल समी खान ने कहा कि हाफिज सईद अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो सरकार उसे रिहा कर दे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नाराज़गी की बात कहते हुए पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा कि अगर हाफिज सईद को अभी रिहा किया गया तो पाकिस्तान पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि हाफिज सईद को खुफिया जांच के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं जो उसकी नज़रबंदी को जायज़ ठहराते हैं। हाफिज सईद की रिहाई पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उसकी रिहाई से एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दुर्दांत आतंकवादी को खुला घूमने की इजाज़त दिए जाने से आहत है। हाफिज सईद को लेकर अमेरिका का रुख भारत के समर्थन में है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अमेरिका की नज़र में हाफिज सईद एक आतंकवादी है और उसका संगठन जमात-उद-दावा प्रतिबंधित है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर श्रीराम चौलिया हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद और सामरिक मामलों के जानकार कमोडोर उदय भास्कर हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा विवेक काटजू साहब के हाफिज सईद के मामले को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। कई बार चीन ने अपने वीटो से उसे बचाया है, तो कई बार पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है कि जिससे हाफिज सईद जेल के अंदर ना रहे। अभी जो ये मामला हुआ है, हालांकि पंजाब की जो सूबाई सरकार है वो ये कह रही है कि साहब इसका जेल में रहना ज़रूरी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। बावजूद हाफिज सईद न सिर्फ ये कि रिहा हुआ बल्कि उसने रिहा होते ही कश्मीर के बारे में बेतुके बयान भी दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, चीन तो मसूद अजहर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। हाफिज सईद को तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मान चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी मान चुका है। अब जो अदालत ने पाकिस्तान की हुकूमत से, पंजाब सूबे की हुकूमत से दस्तावेज मांगे, उन्होंने सबूत मांगा। क्या पाकिस्तानियों के पास सबूत नहीं है? दरअसल बात यह है कि वो हमेशा हाफिज सईद को संरक्षण देते हैं। वो चाहते हैं अब दो तरफा खेल खेलना। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना चाहते हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे उनकी अपनी अदालत उस पर उसको सजा सुना सके। उसको जो नज़रबंद करके रखा है वो नज़रबंद करने की अवधि बढ़ा सके। ये पुराना खेल है, क्योंकि दरअसल बात तो ये है कि हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और ऐसे आतंकवादी गुट जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, वो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना का एक हिस्सा है जी। ये कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये दरअसल तो स्टेट एक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इनका इस्तेमाल करती है आतंकवाद करने में, और आतंकवाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है जी। जब तक हम ये नहीं समझ लेते तब तक ये मामला ऐसे ही चलता जाएगा। और मैं आखिरी बात कहूं कि अमेरिका की आपने बात करी, अच्छा है आजकल अमेरिका आवाज उठा रहा है लश्कर तैयबा के खिलाफ और बातचीत कर रहा है, लेकिन असल जो अमेरिका का उद्देश्य है वो ये कि हक्कानी नेटवर्क और वो आतंकवादी गुट जो उसकी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में काम करते हैं उस पर रोक लगाए। और
आतंकवाद के, पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़नी पड़ेगी और इसको एक सामरिक चुनौती माननी पड़ेगी। जब तक हम सामरिक चुनौती पाकिस्तानी आतंकवाद को नहीं मानेंगे तब तक ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, आप रहे विवेक काटजू साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। कमोडोर उदय भास्कर, अभी एम्बेसडर विवेक काटजू ने कहा कि ये एक सामरिक चुनौती है, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? हाफिज़ सईद की रिहाई का होना और पाकिस्तान का ये दिखाना कि साहब वो तो चाहता है, सरकार चाहती है कि वो जेल में रहे, नज़रबंद रहे, लेकिन सबूत कोई नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आखिर खेल हो क्या रहा है? साहब, ये जो खेल हो रहा है ये पिछले 9 साल से हो रहा है या 8 साल से हो रहा है, क्योंकि हाफिज़ सईद मुंबई के ऊपर जो हादसा हुआ है और सबूत होना ना होना, हमने इसको कई बार देखा है। और जैसे अभी विवेक भी कह रहे थे, जहाँ तक पाकिस्तान का जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो सेना है, उनके लिए लश्कर तैयबा जो गुट है और हाफिज़ सईद जो व्यक्ति हैं, एक प्रकार से बहुत ही मूल्य उनके लिए एसेट्स हैं। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय यही रहा है कि जहाँ तक हाफिज़ सईद का केस है, ये सबूत के आधारित इसका समीक्षा नहीं हो रहा है, परंतु राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा के दायरे में हो रहा है। और ये केवल पाकिस्तान ही नहीं, इसमें जितने शक्तिशाली देश भी हैं, उनका भी एक प्रकार का समर्थन जो है पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे में है। क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, जैसे कौन से देश? जैसे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं जी। अब देखिए, अमेरिका ने, हालांकि हाफिज़ सईद एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जब उन्होंने अपने संसद में पाकिस्तान को समर्थन की बारीकी तरीके से जब उन्होंने कानून बनाया था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान को हक्कानी और तालिबान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, परंतु पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने लश्कर तैयबा का नाम हटा दिया है। तो अर्थात ये कि जब हम लश्कर और हफीज़ की बात करते हैं, उसका जो प्रिंसिपल जो पहलू है वो राजनीतिक और सामरिक है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए। और भारत को शायद कई बार हमने कहा है कि ये हमारा अनुभव है कि जो दहशतगर्दी का मामला है, बार बार हम उसे छाया युद्ध कहते थे जी। ये छाया युद्ध से पिछले 25 साल से, यानी कि जनवरी 1990 से लेके आज तक, ये भारत का एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का एक प्रकार का ये प्रभावित होते हुए एक काफ़ी जटिल हमारे लिए ये सामरिक चुनौती है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, आप क्या कहेंगे? हाफिज़ सईद की रिहाई 10 माह बाद तकरीबन उसको रिहाई दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक प्रायोजित था और वहाँ पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की सरकार है वो अदालत में कहती है कि साहब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नाराज़गी बढ़ जाएगी अगर इसे रिहा कर दिया गया। अदालत ये कहती है, वो ट्राइब्यूनल जिसने उन्हें रिहा किया है वो कहता है कि साहब उसके ख़िलाफ़ आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भारत ने इतने सारे पुख्ता सबूत दिए, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड वो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे केस पाकिस्तान के ही हैं, बावजूद इसके वो न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के, एक राजनीतिक दल बना करके अब ये भी साफ जाहिर कर दिया है कि वो सरकार का मुखिया भी बनना चाहता है। जी कुर्बान साहब, हाफिज़ सईद लश्कर तैयबा हम सिर्फ मुंबई हमलों की वजह से नहीं चाहते हैं उसको, हम चाह रहे हैं कि उस पर इंसाफ हो पिछले 20-25 सालों से। आप याद रखेंगे लश्कर तैयबा कश्मीर का जो जिहाद इन्होंने छेड़ा था 1990 के दशक में, तब से सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल के लिए ये गुनहगार हैं। और हम तो एक तरफ से तंग भी आ गए हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये जो खेल हैं ये बार बार खेला जा रहा है। 2008-9 में भी इनको इस तरह नज़रबंद किया गया था, फिर इन्हें छोड़ दिया गया था। और समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से ये जो हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर जैसे जो किरदार हैं, ये तो सिर्फ मुखौटे हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी संगठन है। आप देखिए लश्कर तैयबा, कई विशेषज्ञों का मानना है कि 3 लाख उनकी तादाद है, पूरी फ़ौज जो उन्होंने बना रखी है, और कई कमांडर्स हैं उनके। ज़कीउर रहमान लखवी की हम बात करते हैं और हाफिज़ सईद की, मगर अगर आप गहराई से देखें तो बिल्कुल फैल चुका है ये जो जिहादी, ये जो माइंडसेट, ये जो मानसिकता है, ये समाज में। पहले ये खैबर जो इनका जो प्रांत था वहाँ से रिक्रूट करते थे, अब पंजाब में आ गए हैं जहाँ जो इनका बेस है हाफिज़ सईद का। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई जड़ से निकालने वाली बात तो है ही नहीं। अगर हाफिज़ सईद, अगर उन्हें अभी भी नज़रबंद रखा जाए
तो भी कोई हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे लिए कोई सक्सेस तो नहीं मानना पड़ेगी, क्योंकि जो 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 दुश्मन जो है हमारा, और जो कश्मीर में और पूरे भारत में ये आग फैला रहा है, वो तो बहुत ही बड़ा फैला हुआ एक व्यवस्था है। और इसलिए हमें ये सोचना होगा कि किस तरह इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें तो बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे, सिर्फ न्यायिक नहीं। जी केवी प्रसाद, आप क्या सोचते हैं कि ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या इसे पाकिस्तान जानबूझ के कर रहा है या जैसा कहा जा रहा है वैसा ही है? देखिए, दो चीज़ तो बिल्कुल साफ़ हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, दोनों के बीच कई मुद्दों पे तालमेल चलती है। और ख़ासकर भारत की तरफ जो रवैया उनका रहता है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ज़्यादा उसमें पैंट रखती है, ना कि उनका पॉलिटिकल जो है। तो पॉलिटिकल जो उनकी जो सोच है वो थोड़ी पीछे हट जाती है इस मामले में, और तो मिलिट्री ज़्यादा हावी होती है। तो ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से इसके ऊपर देखा गया। रहा सवाल कानूनी पेश, भारत तो लगातार दबाव बनाता रहा है इस चीज़ मुद्दे पर, लेकिन पिछले मरतबा जब उनको नज़रबंद किया गया तब भी ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को एक संदेश देना था किसी और मुद्दे पर, उन्होंने इसको इस तरह से नज़रबंद किया जी। और अमेरिकी की बात, जैसे कॉमरेड उदय भास्कर भी कह रहे थे, अमेरिकी संसद में ऐसा मत मानिए कि उनके पाकिस्तान की तरफ लोग हैं जो उनका झुकाव रखते हैं, और पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह अमेरिकी कांग्रेस और कांग्रेसमैन और उनके सेनेटर्स के बीच में अपनी पैंट रखें, वो लॉबी करते हैं, अच्छा खासा उनका प्रभाव रहता है इस मामले में। विवेक काटजू साहब, अभी जैसा केवी प्रसाद कह रहे हैं कि अमेरिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए रहता है, ये हमने कई बार देखा है। कमोडोर उदय भास्कर ने भी उसका जिक्र किया कि वो उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात सिर्फ हाफिज़ सईद की करें तो उस पर भी जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया है वो ये कहता है कि साहब हाफिज़ सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उसके ऊपर जो बूटी है वो $1 करोड़ की अमेरिका ने रखी हुई है। तो क्या ये एक कहें मिली भगत है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, और क्या इससे अमेरिका की साख कम नहीं होती? देखिए, मिली भगत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका की प्राथमिकता लश्कर तौयबा पर रोक नहीं है, हाफिज़ सईद पर रोक नहीं है। वो कहते ज़रूर हैं और अच्छा है कि वो कहते हैं, हमारे लिए अच्छा है कि वो कहते तो हैं, पहले कहते भी नहीं थे, अब कहते हैं। लेकिन दरअसल क्या उस पर वो कुछ एक्शन लेने को तैयार है? उनकी प्राथमिकता, जैसे मैंने पहले अर्ज आपसे किया, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के जो दलदल में फंसे हुए हैं उससे निकलने की, और इसीलिए प्रेशर वो पाकिस्तान पर बनाए हैं कि तालिबान को सहायता ना दें वो, और किसी तरह अफगानिस्तान की जो समस्या है वो सुलझ जाए। अब पाकिस्तान उनसे आज से नहीं 20 साल से 25 साल से कह रहा है कि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान में सहयोग चाहते हैं तो हमें कश्मीर में आप खुली छूट दे दें। ट्रंप का बयान जो आया था 21 अगस्त का, उससे ये लगा था कि शायद अब अमेरिका इस अपनी जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली करे। लेकिन इन चंद महीनों में जो पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत हुई है, उससे मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका फिर अपनी पुरानी नीति की तरफ झुक रहा है कि, और पाकिस्तान की बात कुछ मान रहा है कि ठीक है, कश्मीर में हाफिज़ सईद पर, लश्कर तौयबा पर हम ढील दे देंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अफगानिस्तान में हमारा सहयोग करो। अब हमें ये देखना है, और इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। अब आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हमारे लिए सामरिक चुनौती नहीं है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि इससे हमारी जीडीपी पर कितना असर पड़ता है। ये ऐसे मेरा मानना है कि ये सोच गलत है, क्योंकि ये चुनौती जो है हमें इसे खत्म करना है। ठीक, हर सरकार की प्राथमिकता रहती है, और मुझे आज पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है कि पाकिस्तानी आतंकवाद को खत्म करें। जी,
और इसलिए अब हमें बेहैसियत राष्ट्र वक्त आ गया है कि हम सोचें कि इस पर एक लॉन्ग टर्म नीति कैसी बनाई जाए कि ये खत्म हो, और पाकिस्तान से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। श्री राम चौलिया साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? मैं यही कह रहा था कि निजी स्वार्थ की राजनीति हमेशा ही बड़ी शक्तियां खेलती आ रही है जी। चीन तो वैसे भी बहुत बड़ा हमारे लिए बाधा बनी हुई है, और दूसरा अमेरिका भी, जैसे काजू साहब कह रहे हैं, उनका तो स्वार्थ कुछ और ही है। वो ज़्यादा नहीं चाहते कि भारत पे कोई प्रेशर कम आ जाए, हालांकि बोलते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे उन दोनों के बीच में मिली भगत तो नहीं जैसे आपने कहा, लेकिन जैसे एक डील बनी हुई है कि हम कश्मीर के मामले पे आपको छूट दे देंगे और आप अफगानिस्तान में हमारे लिए हक्कानी नेटवर्क को बंद करो। तो इस तरह की इन्होंने डील्स की है। तो हमें वाकई हमें एक तरह से अपने आप पर लेना होगा ये पूरा जो दारोमदार हैं। और पिछले कुछ हफ्तों पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज को डर है कि हाफिज सईद के जान को खतरा है किसी बाहर की एजेंसी से। तो और वो कह रहे हैं कि किसी ने सुपारी ले रखी उनको मरवाने के लिए। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि हमें ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कानूनी जो व्यवस्था है उनकी वो तो बिल्कुल खोखली है और बिकाऊ है, और पहले से ही फौजी हुकूमत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो आखिरकार हमें, मुझे लग रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन, इस तरह का कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, ये हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है कि हमारे कमांडोज जाके आईसिस और हाफिज सईद जैसे लोगों को पकड़ के ले आते हैं, लेकिन ये भारत के लोगों के अंदर एक देखिए चाहत है कि हम कुछ ना कुछ करें इस पर। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा मोदी सरकार को कि हमें कुछ वाकई कदम उठाने पड़ेंगे इस दफ़े, क्योंकि ये मीडिया में भी इतना फैल चुका है ये खबर, और जो नाकामी नजर आ रही है, एक और सर्जिकल एक नाकामी आ रही है। अब देखिए एरियल सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्या स्पेशल ऑपरेशन हो, कुछ सुपारी हो, जो भी हो, मुझे लग रहा है कि हमें अपने हाथों ये जो जिम्मा है ये लेना पड़ेगा। उज़ैर भास्कर साहब, हाफिज सईद ने निकलते ही, नज़रबंदी से बाहर आते ही कहा कि साहब कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ें। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे पाकिस्तान में भी जो भी कोई ये बात कहता है उसको एक सपोर्ट मिलती है, तो शायद उसे कोई अवामी सपोर्ट भी मिले। लेकिन ऐसे में जो अब बात कही जा रही है, विवेक काटजू साहब ने और श्री राम चौलिया साहब ने जो कहा कि साहब मोदी सरकार स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपकी नज़र में वो स्ट्रेटेजी क्या हो जिसमें ये हाफिज सईद जैसे बौने लोग या मजूर अजहर जैसे लोग जो हमारे लिए एक सिरदर्द और नासूर बने हुए हैं, उनसे हम निजात पा सकें? साहब, मुझे लगता है कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त मोदी साहब हैं, जब 9/11 हुआ था वहाँ पे बुश साहब थे अमेरिका में, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जब मुंबई का हादसा यहाँ हुआ था हमारे मनमोहन सिंह साहब थे कुर्सी में। तो मुझे लगता है कि जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, और इसमें मैं विवेक साहब ने जो सवाल उठाया उसके ऊपर की थोड़ा कुछ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे विश्लेषक हूँ। मैं क्यों समझता हूँ कि ये जो चुनौती है ये सामरिक है? 2 कारण, इसके कई पहलू हैं। दूसरा, मैंने कहा कि इसका शुरुआत मेरा व्यक्तिगत राय में जनवरी 1990 में हुआ था, अभी हम 2017 में हैं। तो अर्थात ये कि पिछले 27 साल से भारत जो है इस चुनौती का सामना करने की हम कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हमने पठानकोट को देखा है, उरी को देखा है, अभी कश्मीर की बात भी हो रही है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री भारत के या हुकूमत भारत का इसको किस प्रकार का सामना कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अलग अलग लेयर्स होंगे, मल्टी लेयर्ड होगा। जैसे कोई नहीं चाहता है, और हमारे सुरक्षा जो योजक है उनका प्रथम उद्देश्य यही है कि देश में कहीं भी किसी प्रकार का ना मुंबई जैसे हादसा हो, ना पठानकोट, ना उरी, तो उसका एक प्रकार का टैक्टिकल तैयारी होगा। पर साथ साथ जो लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, हाफिज सईद बाहर आते ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है। पाकिस्तान का हर एक जो नेता है, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन, वो बार बार कहते हैं कि साहब अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं हम हल करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लश्कर को भी समर्थन देंगे, दहशतगर्दी को भी समर्थन देंगे। इस प्रकार की बातचीत तो चलती, मुशर्रफ साहब ने कई बार कहा था ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत के जो हुकूमत है, एक मल्टी लेयर्ड इमीडिएट टैक्टिकल रिस्पॉन्स भी होगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी होगा। इसलिए हमने सामरिक शब्दकोश का प्रयोग भी किया है कि ये जटिल भी है। और इसका अंत में एक और चीज़ मैं कुर्बान साहब में जोड़ना चाहता हूँ, भारत की जो अंदरूनी माहौल है
प्रभावित हो रहा है दहशतगर्दी के विचारधारा से। इसलिए आप ही के स्टूडियो में हमने कितने बार बातचीत नहीं किया कि बेंगलोर तक फैल गया है, भारत को सतर्क रहना चाहिए, नौजवानों के ऊपर सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है। तो ये सब इसी जटिलता का अलग अलग पहलू है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि यह सामरिक है, जटिल है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। केवी प्रसाद, सहमत हैं आप जो कोमोडोर उदय भास्कर कह रहे हैं? सर, उनका विशेषज्ञ वो हैं इस सब्जेक्ट में, मैं उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। वो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा भी रखते हैं इस पूरे मामले में। सवाल एक चीज़ और मैं उठाना चाहूँगा, जो आपने बात की कश्मीर का उठाया उन्होंने मुद्दा, और जिस तरह की बात की कि शायद वो राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो चुनाव आ ही रहे हैं जी, तो एक माहौल तो बनता ही है। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान में एक तरह नवाज़ शरीफ जो उनकी पार्टी है, उनकी जो समस्याएं आई हैं वो सबके सामने हैं। इमरान खान की एक पार्टी जो दूसरी तरफ से उभर के आ रही है, उसके माना जाता है उनके पीछे सेना का भी संरक्षण है या हाथ है। तमाम सारी चीज़ें होती हैं ऐसे में, तो बहुत इसको भी आप उस नज़र से भी शायद थोड़ा देखना पड़ेगा। जी, विवेक काटजू साहब, डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट की भी बात होती है कई बार जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, और आप को काफ़ी इसका तजर्बा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आप रहे भी हैं, कि आखिर इस वक्त भारत कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की चुनौतियों को किस तरह से डील करे, क्योंकि विदेश मंत्रालय का जिस तरह से बयान आया है उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत इससे आहत हुआ है, लेकिन हम ये कब तक रस्मी बयानबाजी करते रहेंगे? हम इसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, कॉन्क्रीट स्टेप तो कुर्बान भाई खाली सामरिक हो सकता है। डिप्लोमेसी की, कूटनीति की तब तक आवश्यकता थी जब तक कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा था उसको दुनिया कबूल नहीं करती थी। आज के दिन हर देश मानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक केंद्र है, और पाकिस्तान में लश्कर जैसी संगठनें हैं जो कि भारत को निशाना बनाती हैं और अफगानिस्तान को निशाना बनाती हैं, इसमें अब कोई संदेह नहीं। अब तो ये सोचना है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था कोई करने की कोशिश कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, जिसमें ये देश पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने को तैयार हो। लेकिन मुझे ये कहना, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि विश्व का जो रवैया है आतंकवाद की तरफ, वो बहुत सेलेक्टिव है। जो आतंकवाद किसी देश को हानि पहुंचाता है उसके तो खिलाफ लोग खड़े होते हैं, वो देश खड़ा होता है, लेकिन जो आतंकवाद से वो खुद परेशान नहीं होते हैं उसमें बयानबाजी करने तक ही रुक जाते हैं। अब पाकिस्तान का जो मामला है, वो जानते हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनके हित हैं, और हितों की जब सुरक्षा होती है तो फिर बयानबाजी तक ही रुक जाते हैं लोग, ठोस कदम नहीं उठाने को तैयार होते हैं। इसलिए ये निष्कर्ष साफ निकलता है कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है, अपने बलबूते पर लड़नी है, बहैसियत राष्ट्र लड़नी है। और जब तक हम ये समझेंगे कि ये सामरिक चुनौती नहीं है, इससे देश को कोई हानि नहीं हो रही है, ये हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं जैसे कुछ हमारे सामरिक विशेषज्ञ समझते हैं, तब तक यही चलता जाएगा, ये रस्मी बयानबाजी होती जाएगी। जी, बहुत संक्षेप में श्रीराम चौलिया साहब के जो सवाल मैंने काटजू साहब से किया कि भारत इमीडिएटली क्या डिप्लोमेटिक मूव्स कर सकता है ताकि पाकिस्तान को इस मामले पे आइसोलेट कर सके? कुर्बान साहब, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि बलूचिस्तान से हमें जो हमदर्दी है वो बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है जैसे हम कहते हैं ना, आतंकवाद का कॉस्ट बढ़ना चाहिए, और एक तरीका ये भी होता है कि काउंटर अटैक करें हम, और ये भी होता है कि बलूचिस्तान अब खुलकर हम बाहर आएँ और ज़्यादा करें हम उनके लिए। और लोग कुछ ये भी कहते हैं कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान है वहाँ पे, जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही है, उसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, खुलेआम हमें ये सब जो चीज़ें हैं हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अब जो समय आ गया है वो ये है कि हम ठोस कदम उठाएं इस तरह के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम चौलिया, कोमोडोर सी उदय भास्कर, एम्बेसडर विवेक काटजू और केवी प्रसाद साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हाफिज़ सईद की नज़रबंदी और रिहाई का जो नाटक हमने पाकिस्तान में देखा,
उससे यकीनन पाकिस्तान की साख तो कम हुई है, लेकिन इसको पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। देश देशांतर में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।